निशा का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर राज वहां पानी पीने आया। उसने निशा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, निशा ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। क्या भैया को बताया? नहीं, वो तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन राज की फिक्र कम नहीं हुई थी। मगर निशा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनाते ही बुला लूंगी। निशा की नकल उतारकर चिढ़ाते हुए राज ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। नैना लेट गई तो मैं बीमार हो जाऊंगी। निशा बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वो दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। निशा का पति विनय कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। वो किसी भी काम के लिए उसे ही भेजते थे। निशा का 21 साल का देवर राज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विनय जैसा प्यार करने वाला पति पाकर निशा भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलकर घर का खर्च अच्छे से निकल जाता था। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर राज अपनी पढ़ाई के चलते उन्हीं के साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यह है कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब निशा 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र वाले टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। राज ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। निशा ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर निशा आज तक नहीं भांप पाई थी। राज की गर्दन धीरे से निशा की ओर घूम चुकी थी। मैं कनकियों के निशा की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा। निशा की सांसों के साथ जैसे जैसे वो ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे राज के अंदर का शैतान जाग जाता। हो गया सब काम। बर्तनों की आवाज बंद जानकर निशा ने अचानक पूछते हुए अपनी आंख खोल दी। राज हक्का बक्का गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर राज ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। निशा ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी राज की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद निशा सोने लगी तो राज बोला, भाभी 15 मिनट के लिए अगले वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। निशा ने मना किया, लेकिन राज कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट में ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहते हुए वह निकल गया। अब तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है, केमिस्ट उसे छोड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। राज मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देने, जल्दी दे। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए यह तो बता। राज को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी निशा के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे लेकर बातें किया करता था। उसने राज से मन ही बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव हो चुका था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। राज ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। राज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली 1 से ज्यादा मत देना, टाइट चीज है। अभी क्या बकवास कर रहा है। राज के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था,
अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। राज उसको अनसुना करते हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते निशा ने दरवाजा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी, आइए अंदर चलिए, राज ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। निशा अपने कमरे में आकर लेट गई। राज ने उसे पहले बुखार की दवा दी। निशा दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राज ने उससे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारी ले आए भैया, निशा ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर राज ने उससे बाम की डिब्बी ले ली और उसके माथे पर मसलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने निशा को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। राज उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए निशा को आवाज दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। उसने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। राज की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ निशा के पास आ गया। मर्यादा का आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी विनय निशा की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राज थक कर चूर चूर होकर निशा के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। राज बेशर्मी से बड़बड़ाया और निशा की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसके कपड़े पहना दिए। निशा अब तक धीमे धीमे करा रही थी। राज पलंग से उतरा और कुछ भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नजर आधी खुली दराज पर पड़ी। भूल से निशा अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। राज ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गईं। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह पलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें निशा ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत मन दुखा लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब मैं यहाँ आई थी उसे बच्चे के रूप में देखा तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी राज को कानूनी रूप से गोद लूंगी। राज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर निशा के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ कर दो, यह हो क्या गया मुझे? अचानक राज का ध्यान निशा के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और निशा का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संभालने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर राज उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह करीब 8 बजे निशा की आंख खोली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। निशा के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर राज की लाश पास वाली नदी में मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। निशा का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ा कर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने राज के मोबाइल फोन में कैद निशा की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगलेलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीर देखकर निशा हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ में छटती गई। विनय का फोन आया कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन निशा बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने राज का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई घर में आई थी। दोपहर तक विनय लौट आया और भागते हुए निशा के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़बत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। विनय ने उसे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन निशा का शरीर एक और लुढ़क गया। निशा निशा चीखते हुए विनय उसे झकझोरे जा रहा था।
पर निशा कभी न जागने वाली नींद में सो गई थी। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।